हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस ठंड में पढ़ाई करना मतलब हाथ ना एकदम जम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि दी आप कहाँ पे रहती हैं? आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगती है, आप नॉर्मल कपड़ों में कैसे घूमती रहती हैं? और ज़्यादातर आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा कि मैं बहुत रेयरली स्वेटर पहनती हूँ और बहुत कम स्वेटर पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि ठंड सबको लगती है, मुझे भी लगती है। बट मैं स्वेटर क्यों नहीं पहनती हूँ या नॉर्मल कपड़ों में आपको क्यों दिखती हूँ? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट रहता है जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ ठंड नहीं पड़ती, क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सारे बेनिफिट है। पहली बात तो ये पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आती, वरना सर्दियों में इतना आलस आ जाता है ना पढ़ाई करने के नाम पे। हाय हाय, मन करता है कि बस रज़ाई में घुसे रहो और घर का भी कोई काम मत करो। और मतलब मेरे पास बेबी है ना, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि बेबी को सर्दियों में संभालना, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अगर बेबी वापस सुसु पोटी करता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, हर बार उसकी नैपीज़ चेंज करो। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका वर्क भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ आप पढ़ाई करने के लिए भी 2 बार सोचते हैं कि यार रज़ाई में घुसे कि पहले पढ़ाई करें। मतलब अगर रज़ाई में घुस के फ़ोन भी पकड़ना हो ना, तब भी हाथ मतलब इतने ठंडे हो रखे होते हैं ना कि मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप जानना चाहते हो कि आखिरकार मैं रहती कहाँ हूँ जो मुझे ठंड नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात है, मैं नॉर्थ साइड में तो नहीं रहती। ठीक है, वरना नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। एंड आई फ़ील दैट, मतलब जब मैं नॉर्थ में रहती थी ना, आई नो कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसे मैं रज़ाई में घुस जाती थी। और अब मैं कहाँ रहती हूँ, तो आई थिंक सबने गेस कर लिया होगा कि मैं साउथ में रहती हूँ। जी हाँ, मैं साउथ में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अभी यहीं साउथ में ही है। एंड 4 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाले, तो ठंड से तो मैं मतलब वो फुल बच जाऊँगी। वो बात अलग है, मेरी जॉब लग जाती है और कहीं मुझे नॉर्थ मिल गया, तो फिर से मुझे ठंड का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि मैं नॉर्थ में भी कहाँ रहती हूँ, तो फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ में रहती हूँ हैदराबाद में। जी हाँ, मैं हैदराबाद में रहती हूँ और यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है और मेनली हम सिटी से थोड़ा और दूर रहते हैं, तो मतलब ठीक-ठीक टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, अच्छी खासी धूप निकलती है, कोहरा बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ तो हल्का-हल्का कोहरा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमारे नॉर्थ में होता है। तो ना मुझे बहुत अच्छी लगी, सिटी भी बहुत अच्छी है हैदराबाद। अगर आप कभी आएँ तो ज़रूर घूमें, मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्म सिटी है, इतनी बड़ी है, एशिया की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे तो हैदराबाद सिटी। और सच में क्लाइमेट के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और मतलब आप आराम से रह सकते हैं। तो मेरे पास सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, मेरी पढ़ाई ईज़िली हो जाती है, मुझे सेकंड थॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस है किस टॉपिक पर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस है अभी, जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा पढ़ रही हूँ, वो है पेडागोजी। देखिए फ्रेंड्स, अदर सब्जेक्ट्स ना हमारे इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ये जो हमारी पेडागोजी है बहुत ज़्यादा स्कोर की आ रही है, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो मैं अपना अभी क्या कर रही हूँ कि पेडागोजी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 कोर्सेज़ परचेज़ कर रखे हैं, मैं दोनों तरफ से पेडागोजी कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा बेस है वो भी क्लियर हो सके, साथ ही साथ मतलब 2 बार पढ़ने से चीज़ों को क्या होता है, वो मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन हो पाती है। तो ये बेनिफिट तो मुझे मिल ही रहा है। साथ में ही मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से सारी चीज़ें ढूँढते हैं, तो बहुत टाइम लेता है। ये नहीं कह रही कि सेल्फ स्टडी बुरी है, लेकिन फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी करने में टाइम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास है टाइम कम। पहली बात है, मैं हाउसवाइफ़, दूसरी बात है कि एग्ज़ाम के लिए भी टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए पकी-पकाई खिचड़ी मिल जाए तो वो बेटर है, ब बजाए उसके कि हमें खिचड़ी खुद बनानी पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोर्स परचेज़ कर लें, बट अगर हो सकता है, अगर आपकी बजट अच्छा है, तो आप कोर्स परचेज़ कर लें। और देखिए, अभी मेरे को जो कोर्स है वो अध्ययन मंत्रा का बेस्ट लग रहा है। एग्ज़ामपुर का भी अच्छा है, लेकिन एग्ज़ामपुर में क्या हो रहा है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, मतलब कि थोड़ा धीरे-धीरे सिलेबस चल रहा है। लेकिन अभी अध्ययन मंत्रा ने, रोहित वेदवान सर ने बोला है कि वो सिलेबस को जल्द से जल्दी, जहाँ तक है 30 जनवरी तक या फिर 10 फरवरी तक कंप्लीट करा देंगे। तो होपफुली 10 फरवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे पास रिवीजन का भी बहुत ज़्यादा टाइम होगा। जैसे कि बोला जा रहा है कि पेपर शायद फरवरी के एंड तक हमें देखने को मिल सकता है या मार्च के फर्स्ट वीक में भी, क्योंकि फ्रेंड्स, सिलेबस कंप्लीट करना ही हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। जितना हमने किया है हमेशा, उतना हमने अच्छे से किया हो, हर वीडियो में आपको बोलती ही हूँ। तो मेरा भी मेन मोटो यही है कि मेरा सिलेबस फटाफट पहले कंप्लीट हो, फिर ताकि मैं रिवीजन कर पाऊँ और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर पाऊँ। और एक मॉक टेस्ट तो मैं हमेशा कर ही रही हूँ। अभी मेरा मेन फोकस पेडागोजी पे है कि मेरी पेडागोजी कंप्लीट हो, उसकी प्रैक्टिस हो ढेर से ढेर सारी, ताकि 80 में से कम 60 का स्कोर मेरा वहाँ पे बन जाए। इससे क्या होगा कि जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प तो करेगा ही करेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, मैथ्स को मैं थोड़ा फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। बात रही ईवीएस की, तो ईवीएस भी हमारा अच्छा खासा मतलब कंटेंट है उसके अंदर भी, तो उसको भी मैं साइड बाय साइड देख रही हूँ। पर ईवीएस मतलब मुझे लगता है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्योंकि क्या है ना, मैं थोड़ा हायर लेवल का ईवीएस पढ़ रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा एक भी क्वेश्चन छूटे। तो एंड फ्रेंड, बात रही करंट अफेयर्स की एंड कंप्यूटर की एंड रीज़निंग की, तो फ्रेंड इसमें मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर्स में जो लास्ट में सीरीज़ चलती है ना यूट्यूब पे, मैं वो कंप्लीट करके देख लूँगी, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स करना मतलब 1 साल के लाइक मतलब उनको देखना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी से, और फिर भूल भी जाऊँगी, तो मैं उसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ रही हूँ। लास्ट के 5 टू 6 डेज़ में मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चलेगी यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट वाली, रोहित वेदवान सर की, मैं बस उसको देखूँगी। और बात रही रीज़निंग की, तो देखिए 5 नंबर की रीज़निंग है, 5 नंबर की कंप्यूटर है, तो फ्रेंड्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि रीज़निंग में ना 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई कर लेगा, ठीक है? चाहे प्रैक्टिस करें, चाहे ना करें। तो इतना दिमाग मारने की मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ज़रूरत है। 3 नंबर आ जाएँगे तो ठीक है, 2 अगर हमारे से हो पाए उस टाइम पे, हमारा जो कॉग्निशन है वो काम कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ देखा जाएगा। बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का अगर आपने 10th तक कंप्यूटर यूज़ किया है स्कूल में, तो शायद उसमें इतनी दिक्कत ना आएगी। बाकी कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन हमें सारी पढ़नी है। उसके बाद जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो सारी पढ़नी है हमें। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज़ होते हैं वो पढ़ने हैं, और कुछ बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए कि कौन सी विंडो होती है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़, इनके बारे में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सिमिलरली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 3 क्वेश्चन तो शायद अटेम्प्ट हो ही जाएँगे इज़िली उसके अंदर भी।
अब बात रही इंग्लिश, हिंदी, इस पे हमें फ़ोकस करना ही करना है क्योंकि हमारी जनरल पेपर में हिंदी इंग्लिश आनी ही आनी है, प्लस सब्जेक्ट में भी हिंदी इंग्लिश आनी ही आनी है। तो हमें अभी ज़्यादातर जो फ़ोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए वो पेडागोजी पे करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है दैट इज़ ईवीएस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश हमें करनी करनी है। अगर आप रीज़निंग और कंप्यूटर पे इतना फ़ोकस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, मैथ्स पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने आपको बताया मैथ्स हर कोई नहीं कर सकता है और ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स खींच लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैथ्स में मार्क्स खींच लेता है ना, वो एग्ज़ाम को निकाल लेता है आराम से। तो इसलिए ना मैथ्स तो प्रॉपर करनी ही करनी है फ्रेंड्स। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ना अपना जो स्ट्रैटेजी है ना इस तरीके से रखिएगा कि आप उसको फ़ॉलो भी कर पाएँ, साथ ही साथ वो आपका एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएँ, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।